बरसात का दिन था। दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन माँ को एक जरूरी काम था। इसी वजह से वो मुझे पड़ोस की आंटी के घर छोड़कर चली गई थी। इन दिनों में नया नया जवान हुआ था। मेरे अंदर के जज्बात भी मचल रहे थे। मेरी आंटी भी दिखने में दूध की तरह सफेद थी, लेकिन वो एक बेवा औरत थी। वो बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी। उस रात बारिश में भीगकर मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। आंटी मुझे कहने लगी कि अहमद, तुम एक काम करो, ये तौलिया पकड़ो और अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उनकी बात सुनकर मैं तो अपने कपड़े बदल कर टॉवल से पहुंचने लगा था। अभी मैं ये सब कुछ कर ही रहा था कि तभी अचानक आंटी ने आकर दरवाजा खोल दिया। मैं सिर्फ टॉवल लपेट कर खड़ा था। आंटी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आ गई। आंटी के जज्बात मैं समझने लगा था। उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत नाइटी पहनी हुई थी। वो मेरे करीब आकर कहने लगी, सदियों से प्यासी हूँ, क्या तुम मेरी प्यास बुझाओगे? जिसे सुनते ही मेरे अंदर का शैतान जागने लगा। मैंने फौरन लाइट बंद करते ही आंटी को बेड पर लिटाया और फिर हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ पूरे जोश में। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी माँ के साथ लियाकतपुर गांव में रहता था। मेरे अब्बा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करके ही हमारा घर का गुजारा चलाती थी। हम लोग गरीब थे, लेकिन मुझे माँ ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि कल को तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए और जल्द ही हमारी जिंदगी में ये गरीबी भी खत्म हो सके। मैं पढ़ाई तो पूरी शिद्दत से करता था, लेकिन जो मेरी संगत थी वो अच्छे दोस्तों के साथ नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे अक्सर पढ़ाई से भड़काया करते थे। अक्सर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठता तो वो मुझे बैठकर वो वाली वीडियो दिखाया करते थे। शुरुआत में तो इन सब को मना कर दिया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी भी उन सब वीडियो को देखने में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं ताजा ताजा जवान हुआ था, इसलिए मैं अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका और जो मेरे दोस्त करते थे मैं भी उन सब के साथ मिलकर वही सब करने लगा था। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में भी पूरा मन लगाकर पढ़ता था ताकि कभी माँ को मुझे बोलने का मौका ना मिले। इसी तरह मेरी जिंदगी भी खुशी खुशी गुजर रही थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले में एक पड़ोसन रहने के लिए आई है। शुरू शुरू में तो हम उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं छत पर जाता तो वो मुझे बड़ी ही अजीब नजरों से देखा करती थी। वो दिखने में तो मेरी माँ से कम उम्र की थी। एक दिन मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी वो कहने लगी कि मोहल्ले में तो एक खूबसूरत औरत आई है। सुना है कि वो बेवा है और उसका कोई भी नहीं है। जब मैंने ये खबर अपने दोस्तों के मुंह से सुनी और अपनी माँ को बताया तो माँ भी मुझे कहने लगी कि हाँ, आज ही मेरी उस औरत से बात हुई थी। वो बहुत ही अच्छे दिल की औरत है। मैंने माँ से कहा कि माँ, आपकी कब बात हुई उस औरत से? तो माँ मुझे कहने लगी कि वो हमारे घर आई थी। वो कहने लगी कि उसके घर में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उसे हमारे घर में 2 बाल्टी पानी लेकर जाना पड़ा था। तभी बातों बातों में उस औरत ने माँ को भी बताया था। माँ की बातों को सुनकर मैंने भी ठीक ही कह दिया। अब धीरे धीरे माँ और उस पड़ोसन की दोस्ती भी बढ़ने लगी थी। अक्सर वो आंटी हमारे घर आया जाया करती थी। कभी माँ को भी उससे कुछ काम हो जाता तो कभी कभी आंटी को भी हमसे। एक दिन हमारे घर में बैठकर वो एक चाय नाश्ता कर रही थी, तभी मैं बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ था तो माँ मुझे उस औरत से मिलाने लगी। मैं उस औरत को आंटी कहकर सलाम करने ही लगा था कि तभी वो मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे आंटी मत कहा करो, आंटी इतनी भी मैं बुरी नहीं हुई हूँ, तुम मुझे समरीन जी भी कह सकते हो। जिसे सुनकर मैंने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया था। तभी समरीन मुझे कहने लगी कि अहमद, तुम मेरे बगल में आकर बैठो। और फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी थी। तभी माँ कहने लगी कि अभी इसने 11वीं के पेपर दिए हैं और ये पढ़ने में बहुत ही होशियार है, लेकिन अब इसके आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसके आगे। माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आंटी कहने लगी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आप मुझे अपनी बहन जैसा ही समझो। आप कल से अहमद को मेरे घर पर पढ़ने के लिए भेज दिया करो। समरीन आंटी कहने लगी, मैं पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई हो, जो कि बहन जैसी हो, और तुम्हारी मदद करके मुझे भी खुशी ही मिलेगी। तब माँ कहने लगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वक्त आएगा तो तुम भी मेरी मदद कर देना। अब उसकी और माँ की दोस्ती हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। माँ ने मुझे कल से ही पड़ोस की आंटी के घर पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब मैं उनके घर दाखिल हुआ तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरा वेलकम भी किया था। उसका घर दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था। समरीन ने मुझे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसके बाद मेरे बगल में आकर बैठ गई थी। आंटी ने फिर मुझे एक घंटा बिठाकर अच्छे से पढ़ाया था। आंटी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो एक बेवा औरत है। और उनकी उम्र इतनी है, जब मैं पढ़ता तो बहुत गहरी निगाहों से मुझे बस देखती ही रहती थी, लेकिन मैं उनसे कोई भी सवाल जवाब बिल्कुल भी नहीं करता था। आंटी बार बार मेरे सर पर
हाथ रख देती थी और जब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं घर के लिए निकलता तो मुझे कहा करती थी कि बेटा तुम एक गिलास जूस पीकर जाया करो, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो। मैं भी आंटी की बातों को मना नहीं कर पाता था, इसी वजह से वो जूस का गिलास भी पी लेता था। लेकिन अब रोज यही कुछ होने लगा था, मुझे भी आंटी अब अच्छी लगने लगी थी। मैं सोचता था कि पहले आंटी हमारी जिंदगी में आ जाती तो कितना ही अच्छा होता। मेरी माँ और आंटी दोनों बहनों जैसे रहने लगी थी। शाम को जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता तो वो मुझे कहा करते थे तेरे पास तो अच्छा मौका है उस औरत को देखने का, वो कितनी खूबसूरत है। जिसे सुनकर मैं बड़ा ही गुस्सा होता कि वो मुझे पढ़ाती है और कहता तुम गलत मत कहा करो। अब धीरे धीरे मुझे भी आंटी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। अब मैं भी आंटी के करीब आकर चुपचाप बैठ जाया करता था। मुझे आंटी से बात करने में शर्म नहीं आती थी। मेरी माँ घर के काम काज में बिजी रहा करती थी, तभी मैं आंटी के घर में चला जाया करता था। मेरी दोस्ती भी अब बढ़ती ही जा रही थी। मैं आंटी के साथ पूरा फ्रेंडली हो चुका था। मैं उनसे हर बात शेयर करता था जो मैंने कभी अपनी माँ से भी नहीं की। एक दिन आंटी मुझे पूछने लगी कि तुम तो जवान हो और तुम्हारी उम्र के लड़के तो गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिसे सुनकर मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी आंटी कहने लगी क्या तुम्हें चाहत नहीं होती? तब मैं आंटी को गहरी आंखों से देखने लगा था। आंटी के अंदर एक अजीब सी चाहत नजर आ रही थी जो मैं कभी समझ नहीं पाया था। अब आंटी रोज मुझे एक जूस का गिलास पिलाती थी। धीरे धीरे अब मेरी 12वीं के इम्तिहान भी नजदीक आने लगे थे। इसी वजह से मैं आंटी के घर देर रात तक पढ़ाई करता था। माँ भी मुझे इस बात से मना नहीं करती थी, लेकिन जब भी मैं जूस का गिलास पीता तो मेरे जिस्म में एक कमजोरी सी आने लगती थी। मेरी आंखों में फौरन नींद आने लगती थी और मैं वहीं सो जाया करता था। जब मैं सुबह उठता तो मेरा जिस्म पूरा अकड़ जाता था, मानो जैसे मैं बहुत ही काम करके आया हूँ। जब मैं अपने कपड़े देखता तो मेरे कपड़ों की हालत भी खराब हुई होती। मुझे लगा कि शायद ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से मुझ में अब दिन ब दिन थकावट हो रही है, इसी वजह से मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। आंटी भी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे सामने रख देती थी, जिसे मैं बड़े मजे से खाता था और उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता था। घर आकर माँ मेरे सर पर हाथ रख देती, कहती मेरा बच्चा दिन रात खूब मेहनत करता है, अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। अब दिन ब दिन पूरी लगन के साथ मैं पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब मेरे अंदर दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही थी। मेरा चेहरा पहले से काफी ज्यादा ढल चुका था। मैं जब भी शाम को आंटी के घर पढ़ने के लिए बैठता तो आंटी मुझे जूस का गिलास पकड़ा देती, जिसे पीने के बाद मुझे नींद आने लगती। रोज इसी तरह मेरे साथ हो रहा था और सुबह उठने पर मेरे कपड़े पूरे गीले हुए होते थे। शर्म के मारे मैं इस बारे में आंटी से कोई बात नहीं करता था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं माँ से इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं माँ को कहूंगा क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम था। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं आंटी को कहूंगा कि मेरा जूस पीने का दिल नहीं है। पता नहीं वो जूस कैसा था जिसे पीने के बाद मुझे नींद आने लगती थी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं जल्दी सो जाया करता था, इसी वजह से मैं ये कहने के लिए किचन में गया तो मैंने तभी देखा कि आंटी उस जूस के गिलास के अंदर एक गोली मिला रही थी। वो गोली किस चीज की थी ये सोचकर मैं बड़ा ही हैरान हो गया था। आंटी वापस मेरे पास ही आने वाली थी, इसी वजह से मैं चुपचाप भागता हुआ जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर ऐसा जाहिर करने लगा जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अब मैं मन ही मन बड़ा ही परेशान हो रहा था कि आंटी ने इस जूस के गिलास में आखिर क्या मिलाया था। कहीं आंटी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। मेरे अंदर अब बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे थे। कहीं मुझे नींद इसी वजह से तो नहीं आ रही थी, कहीं आंटी मुझे नींद की दवा दे रही हो। मेरे दिल में सवाल चलते ही जा रहे थे। इसकी वजह से मेरे माथे से अब पसीने भी छूटने लगे थे। तभी आंटी मेरे पास आई और कहने लगी क्या बात है अहमद बेटा, तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों छूट रहे हैं? मैंने कहा कि पता नहीं आंटी, तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। तभी आंटी कहने लगी कि तुम ये जूस पी लो, देखना तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आंटी को मना भी नहीं कर पा रहा था। मैं आज जानना चाहता था कि आंटी मेरे साथ आखिर ऐसा क्या कर रही है। मैं मन ही मन अपनी माँ और अल्लाह को याद कर रहा था। माँ भी मेरे बगल में नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकता। तभी आंटी का एक फोन आया और वो फोन लेकर बाहर चली गई। मैंने फौरन मौका देखकर उस जूस को गमले में फेंक दिया और आंटी के सामने नाटक करने लगा जैसे मैंने उस जूस का गिलास पूरा खत्म कर लिया हो। जूस पीने के बाद मुझे तेज नींद आती थी रोज, इसी वजह से आज मैं जानबूझकर नींद का बहाना करने लगा था। तभी आंटी मुझे पकड़कर अपने कमरे में ले गई और वहां जाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया था। मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी आंटी कुछ देर कमरे को बंद करके बाहर चली गई। मौका पाकर मैं फौरन कमरे में मोबाइल का कैमरा ऑन करके छिपा दिया ताकि पता लग सके आंटी क्या करती है, और मैंने फौरन ही बिस्तर पर आकर दोबारा से आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंटी दोबारा कमरे में दाखिल हुई थी। इस बार उन्होंने कपड़े बदले हुए थे, लेकिन मैं उन्हें अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि आज तुम इस वीडियो
वीडियो के कितने पैसे दोगे? वो कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हो, कल से तुम्हें हम अच्छी खासी रकम देंगे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत करती हो। तभी फोन रखने के बाद आंटी कपड़े बदलने ही वाली थी कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे होश में आता देखकर आंटी बुरी तरह से चौंक गई थी। वो कहने लगी, तुम सोए नहीं अहमद, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, अब तुम सच बताओ, आखिर तुम ये सब क्या कर रही थी? मैं जवान था और मेरे अंदर ताकत ज्यादा थी, इस वजह से मैंने आंटी को फौरन पकड़ लिया और बांध दिया। आंटी मेरे आगे भीख मांग रही थी। मौका पाकर मैंने वो वीडियो पुलिस को फोन करके उन्हें दिखा दी। पुलिस कहने लगी, ये औरत हर जगह जाकर मासूम लड़कों को फंसाती है और उनकी वीडियो बनाकर अच्छे दामों में बेचा करती है, यानी कि ये गलत काम करती है। हम कब से इसकी तलाश कर रहे थे और तुमने इसे पकड़ने में हमारी मदद की है, तो तुम्हें इनाम के तौर पर 5 लाख मिलेंगे। जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। जब माँ को ये खबर मिली तो उनको दिल ही दिल में बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो उस औरत को अपनी सगी बहन जैसा समझने लगी थी। लेकिन मैंने माँ को कहा कि देखो माँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज मेरे पास 5 लाख भी हैं, जिससे मेरी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम घर बैठकर कोई छोटा मोटा काम भी कर सकती हो। इसी तरह साल भी गुजर चुका था। मैंने अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की। इसी वजह से मुझे जल्द ही एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब मैं खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा था। अहमद गरीब घर का बच्चा स्कूल जाता है। बाप की पंक्चर की दुकान थी। अहमद मैट्रिक में था। घर के हालात काफी खराब थे। ना कोई मुंह लगाता, ना कोई रिश्तेदार पास बैठता। कभी गांव वाले कोई सदका खैरात करते तो उनके घर खाना या कुछ भी खाने पीने का सामान होता, उनके घर दे जाते। उसकी माँ सादा सी अनपढ़, अपना नाम भी कहाँ लिख सकती थी। अहमद की माँ को तमाम रिश्तेदार बुलाना गवारा नहीं करते थे। भाई बुलाते भी क्यों, आजकल भला गरीब का कौन बनता है। सगा भाई अमीर हो, गरीब भाई को अपना भाई कहते हुए शर्म महसूस करता है। अहमद स्कूल से घर आया। माँ खाना बना रही थी। अम्मा, आज चाचू के बेटे की मेहंदी है, हमने नहीं जाना क्या? माँ बोली, बेटा हमको बुलाया ही नहीं उन लोगों ने। अहमद बोला, अम्मा लेकिन चाचू ने हमको क्यों नहीं बुलाया? पूरे गांव को बुलाया है, बस हमको ही नहीं बुलाया। माँ मुस्कुराई, दफा कर बेटा, हमको जाने की क्या जरूरत। अब्बा घर आया। अहमद की माँ को बोला, क्या बनाया है खाने में? अहमद की माँ बोली, दाल बनाई है। बाप के चेहरे पर उदासी सी थी कि गरीब होना भी एक सजा है। भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, वो भी अच्छी नौकरियां करते हैं। आज देख लो, मेरे सगे भाई ने पूरे गांव को बुलवाया है, मुझे छोड़ दिया। क्या मैं कोई ज्यादा खाना खा लेता? अहमद की माँ दाल में पानी डालते हुए बोली, ए जी आप परेशान ना हो, दफा करें, नहीं बुलाते तो हमको क्या जरूरत, भला उनकी। अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर में इज्जत का खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, आज गरीब हैं तो दिन बदल जाएंगे। लेकिन सोचो ना, हम कितने बेहिस हो चुके हैं, अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वो हमारी हैसियत के नहीं होते, वो हमारे स्टेटस के नहीं होते। कितने कम अकल है ना, हम सोचते भी नहीं जिस अल्लाह ने दौलत दी है क्या वो वापस नहीं ले सकता? क्या वो जवाल को अरूज और अरूज को जवाल नहीं देता? अहमद स्कूल पहुंचा। सर्दियों के दिन थे, धुंध छाई हुई थी। पाँव में खुली जूती पहनी हुई थी, सर्दी लग रही थी। मास्टर ने कहा, अहमद कल से बंद बूट पहन कर आना स्कूल, समझे? अहमद ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है सर, जैसा आप कहें। घर आया, अब्बा का इंतजार करने लगा। आज अब्बा घर आता है तो कहता हूँ, अब्बा मुझे नए बूट लेकर दो। शाम को अब्बा घर आया। अहमद स्कूल का सबक पढ़ रहा था। अब्बा पास आकर बैठा। पुत्र जा उठ, मेरे वास्ते पानी का गिलास ला। अहमद कहने लगा, अब्बा मुझे बात करनी है। अब्बा बोला, जा पहले पानी तो ला। अब्बा ने अपने बूट उतारे। जल्दी से अब्बा के बूट पहने तो पानी की नल की तरफ चल दिया। जब बूट पहन के चलने लगा तो नीचे से ठंडक महसूस होने लगी। जब बूट उलट कर देखे तो दोनों के तलवे नीचे से फटे हुए थे। अब्बा जो बूट पहनते थे वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। अहमद उदास हो गया। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए शूज पहनते हैं, मेरे अब्बा इतनी मेहनत करते हैं फिर भी टूटा हुआ जूता पहनते हैं। अब्बा को पानी दिया। पाँव की तरफ देखा। अब्बा के पाँव नीचे से कुछ जख्मी थे। अहमद किताब लेकर बैठ गया। अब्बा बोला, अहमद क्या बात करनी थी? अहमद मुस्कुराया। अब्बा मैं बहुत मेहनत करूंगा, हमारा भी चाचू लोगों की तरह इतना बड़ा घर होगा। अहमद स्कूल से पास हुआ, कॉलेज पहुंच गया। बाप चाहता था बस जैसे मैं आज धक्के खा रहा हूँ मेरा बेटा ना जलील हो। कल को दिल लगाकर पढ़ने लगा, लेकिन कहते हैं ना, किसी को बर्बाद करना हो या तो उससे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या नशे पे लगा दो। वो नशा शराब, चर्स या कोई भी बुरा नशा नहीं करता था। कुछ दोस्त जलते थे अहमद से, वो एक ज़हीन और काबिल लड़का था। फिर दोस्त उससे कहते, अहमद ले यार सिगरेट पी। अहमद कुछ दिन तो इनकार करता रहा, लेकिन नादानी में दोस्ती मजबूर कर देती है। एक दोस्त बोला, अहमद छोड़, ये भी क्या यारी हुई, तुम सिगरेट का एक कश नहीं लगा सकते हमारे लिए। अहमद ने दोस्ती निभाते हुए सिगरेट का एक कश लगाया, फिर एक कश से एक सिगरेट पीने लगा। वो बर्बादी की तरफ चल दिया। सिगरेट पी के घर आता, माँ बाप से छुप कर
पीता था। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, सिगरेट से पाउडर का नशा करने लगा। बाप को महसूस होने लगा अहमद कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन यकीन भी था अपने अहमद पे। अहमद का लास्ट ईयर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन वो घर से कॉलेज जाता और दोस्तों के साथ नशा करके नशा करने वालों के साथ पड़ा रहता। कभी किसी से झगड़ा करता, कभी किसी से मार खाकर आता। एक दिन गांव के एक लड़के ने देखा अहमद कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, नशा करने वालों के पास बैठा हुआ, कुछ लड़के उसे मार रहे थे। उसने अहमद के अब्बा को बताया, चाचा तेरा लड़का तो नशई है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, सब रिश्तेदार भी जान गए। सब रिश्तेदार कहने लगे जैसे माँ बाप वैसे ही लड़का भी निकला। रिश्तेदार कहका लगाते थे, मजाक उड़ाते, बुरा कहते थे। मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है, मेरा पुत्र बड़ा आदमी बनेगा, वो देखो जरा इंजीनियर साहब नशा करके लेटा हुआ है। माँ बहुत रोई, अहमद मेरे बच्चे ये किस राह पर चल दिया, तूने हमको किस जानू में धकेल दिया। अहमद नशा करके घर लौटा तो बाप सामने खड़ा था। बाप ने हाथ से बैग लिया, अहमद को पास बिठाया। अहमद नजर झुका रहा था। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं पुत्र, ना नजर झुका। अपने बाप से, मैं तो बाप हूँ तेरा, सब तुझे गलत कह सकते हैं, मैं तो तुझे गलत नहीं कह सकता। अहमद की माँ को कहने लगा, जा रोटी दे। अहमद को रोटी का उसने लुकमा तोड़ा, हाथ कांप रहे थे। नवाला मुंह में डाला ही नहीं जा रहा था, सारी सब्जी कपड़ों पे गिरा देता। माँ रोने लगी, मेरे बच्चे ये किन जालिमों ने जुल्म किया है तुम पे। माँ दीवार के साथ लगकर बैठ गई, आंखों में आंसू थे। वो बातें याद करने लगी जब अहमद कहता था, अम्मी तू ना परेशान हुआ कर, देखना मैं इंजीनियर बनकर अच्छी नौकरी करूंगा। जितने रिश्तेदार हमको अपना नहीं कहते वो हमारे घर दौड़ दौड़ कर आया करेंगे। सीने से लगाया अहमद को, मेरे बच्चे तू तो हमारा सहारा है और तू ही बेसहारा हो गया। बाप सारी रात पास बैठा रहा। सुबह अहमद सोकर उठा, अहमद कॉलेज जाने लगा। बाप ने अहमद को पास बिठाया। अहमद समझ गया था कि अब्बा को सब पता चल गया है। बाप ने हाथ पकड़ा, अपने पास बिठाया, माथे पे बोसा किया। अहमद पता है जब मुझसे मेरे सगे भाई मुझसे मुंह मोड़ गए तो मैं उनसे कहता था, मेरा पुत्र जब कामयाब होगा ना तो देखना मैं आप लोगों के लिए नहीं रोया करूंगा। तुम्हारी माँ अनपढ़ सी है, जब लोग खाना देकर जाते हैं ना हमारे घर हमको गरीब समझकर तो वो मुस्कुराती है, कहती है मेरा पुत्र जब कामयाब होगा फिर मैं लोगों से रोटी नहीं लिया करूंगी। अपनी सहेलियों को बता रही थी कि मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है। पता है मुझे कह रही थी हम हज करने जाएंगे, पुत्र तुम किस राह पर चल दिए। अहमद की आंखों में आंसू थे। बाप के चेहरे की तरफ देखा, आंखों में बेबसी थी। फिर बाप ने टूटा हुआ जूता पहना, पुत्र जब तक सांस है तेरे लिए सब कुछ करूंगा, जो मांगोगे लाकर दूंगा। इतना कहकर बाप अपनी दुकान पर जाने लगा। पुत्र तुझे इस हालत में जब तेरी माँ देखती है तो बहुत रोती है। अहमद तड़प उठा था। नशे की लत लग जाए तो छोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन बात नियत की होती है। खुद को बदलना हो तो कौन सा मुश्किल काम है। भला इरादे मजबूत हो, अल्लाह की कसम तुम दिल से खुश करने का इरादा करके तो देखो, कामयाबी तुम्हारी गुलाम ना हो जाए तो कहना। अहमद उठा, माँ के कदमों का बोसा लिया। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। अब तेरा पुत्र कोई गलत काम नहीं करेगा, मैं सब बुराई छोड़कर तुम्हारा सर फख्र से बुलंद करूंगा। माँ की आंखें नम हो गई थी। पुत्र हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा, तेरी माँ बस इतना चाहती है। अहमद कॉलेज जाने लगा। नशे की आदत बहुत दर्द देती है, लेकिन जिनको जीतना हो उनको आग पर चलना पड़ता है, कांटे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। खुद को मजबूत किए रखा है। अहमद को चाचा मोहल्ले वाले कहने लगे, नशे सुना है बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिख लो। जब अहमद के बाप को पता चला उसका भाई ऐसी बातें करता है, बहुत दुख हुआ। अहमद ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों में पास कर ली, फिर नौकरी की तलाश में घूमने लगा। अच्छी जॉब मिल जाना आसान कहाँ था। सब कहने लगे इसके जैसे पढ़े लिखे हजारों घूम रहे हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो किसी मुआवजे का इंतजार नहीं करते। बाप के साथ दुकान पर जाने लगा। अल्लाह नियत देखता है और जिसकी लगन सच्ची हो, अल्लाह पे कामिल यकीन हो, वो भला कब हारते हैं। बाप को कुछ लोग कहते, यार तेरा मुंडा पढ़ा लिखा है, इसको कहीं चपरासी ही भर्ती करवा दे। बाप कहता, जहाँ नसीब होगा वहाँ नौकरी हो जाएगी। फिर जब वक्त बदलता है, जब मोहब्बत का सिला मिलता है, जब नियतों का सौदा होता है, फिर मौजे भी होते, देर नहीं लगती। अहमद ने जापान में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। कंपनी वालों ने जब देखा इतना ज़हीन और काबिल लड़का है, उन्होंने फौरन उसे अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया। अहमद हाथ में दुकान का सामान पकड़े हुआ था। फोन की घंटी बजी, देखा ये नंबर पाकिस्तान का तो नहीं है। फोन रिसीव किया, दुनिया ही बदल गई। आंखों में आंसू आ गए। सामने के इंजीनियर इंग्लिश में बात कर रहा था, बस हमको आपकी काबिलियत पर फख्र है, हम आपको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना चाहते हैं। आपको अगर हमारी ऑफर कबूल
कबूल है तो हमें अपने पेपर्स भेज दें। अहमद सजदे में गिर गया, किसी को कुछ ना बताया। पेपर्स भेज दिए, 10 दिन में वीजा लगकर आ गया। बाप के हाथ चूम कर बोला, अल्लाह ने अब्बा आपकी दुआएं सुन ली हैं। माँ के कदमों को चूम लिया। अम्मा तेरा पुत्र जापान जा रहा है। माँ के हाथ से दूध का कप गिर गया, आंसू बहने लगी। यकीन नहीं हो रहा था। बाप खाना खा रहा था, नवाला गले से उतर ही नहीं रहा था। बाप बहुत रोया, बहुत रोया। अल्लाह मेरे पुत्र पर अपनी रहमत का साया रखना। अहमद ने बताया, अब आपने बहुत सारी तैयारी करनी है, वर्षों की फ्लाइट है। मेरी माँ खुश भी थी मगर जिगर की जुदाई पे उदास भी। बाप पुराने से कपड़े पहने, घर में इस्त्री थी नहीं, ऐसे ही कपड़े पहने अहमद को छोड़ने एयरपोर्ट गया। माँ भी साथ ही रिश्तेदार देख रहे थे जिनकी औकात 2 वक्त तक खाना खाने की नहीं। उनके बेटे की मेहनत उसे जापान ले जा रही थी। अलविदा हुआ, रोती आंखों से ओझल हो गया। मेहनत करने लगा, महीने के लाखों घर भेजने लगा। कच्चे घर से बड़ा बंगला बना लिया। रिश्तेदार सब अपने हो गए। जो भाई कभी खुशी गमी में ना पूछते थे, वो अब हर रोज दिन में 4-4 चक्कर लगाते। अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। अहमद वापस घर आया। पाकिस्तान आकर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का आगाज किया। जापान के बड़े बड़े इंजीनियर्स विजिट करने आते, ऑनर आते। पंक्चर लगाने वाले बाप, अनपढ़ माँ का बेटा बड़े बड़े पढ़े लिखों का लेक्चर देता। उसकी कंपनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार लग गया। माँ बाप के साथ हज किया, माँ का ख्वाब पूरा किया। अहमद आज मुल्क के बड़े नामों में शुमार होता है। दुबई में पढ़ी लिखी एक लड़की से शादी की, जो माँ महीने भर दाल पकाती थी, जिस माँ को सब रिश्तेदार जाहिल कहते थे, जो माँ ईद पे भी पुराने कपड़े पहनती थी, जो वो बाप पंक्चर लगाकर रात को 300 कमाता था। उनके घर आज मुलाजिम काम करते थे। हर रोज एक से बढ़कर एक खाना बनता था, लेकिन बाप ने वो फटे हुए जूते संभाल के रखे हुए थे, औकात याद रखी थी। अहमद नशों में डूबकर लड़ाई झगड़े करके पंक्चर लगा सकता था। जिंदगी ने एक मौका दिया था सुधरने का। उसने कामयाबी का रास्ता चुना और अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कामयाब हुआ। 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, फैसला तुम लोगों का है। अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, फिर अकेले बैठकर सोचना, खुद को एक बार मिट्टी में मिलाकर गुलाब बनना है या अपनी किस्मत पे रोना है। मेहनत तुम करो, बस कामयाबी की जमानत फारिस देता है। शायद तुम्हारे माँ बाप तुम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनका भरम रखना।